ये पूरा विस्फोटक जो इनकी पूरी योजना थी, जिस तरीके से पूरी प्लानिंग की गई थी, देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचता और ब्लास्ट होता तो इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। यही जो है वो सुरक्षा एजेंसियां और जो खुफिया एजेंसियां वो लगातार कह रही हैं कि जो पूरा नेटवर्क तोड़ने की कोशिश चल रही थी, हो चुका था, 95% काम जो है वो पूरा हो चुका था। एक बड़ी रिकवरी दिल्ली के पास से हुई थी, फरीदाबाद, क्योंकि फरीदाबाद उनका कहीं भी जो इन टेररिस्ट का टारगेट नहीं था। निश्चित रूप से दिल्ली, यूपी और देश के अन्य राज्य जो है वो इनके टारगेट पर थे, लेकिन ये पूरा एक्सप्लोसिव पकड़ा गया। लेकिन डॉक्टर उमर मोहम्मद वो लगातार फरार चल रहा था। कल हमने देखा कि जेएंडके पुलिस का एक ट्वीट भी आया था कि आप कब तक भागोगे, बकायदा 6:10 पे ये ट्वीट किया गया और 6:52 पर ब्लास्ट जो है वो लाल किले में होता है। इस कार में जितना विस्फोटक रखा था, अगर वो सही तरीके से फट जाता तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता था। लेकिन कार चला रहे उमर को इस बम को ठीक से ऑपरेशनल करने का टाइम नहीं मिला। सुरक्षा एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा था, इसलिए वो 3 घंटे तक पार्किंग में रहा, वहां से 1 सेकंड के लिए भी नहीं हटा। दोपहर 3:18 पर आतंकी उमर कार लेकर सुनहरी मस्जिद पार्किंग में पहुंच गया। 3 घंटे 4 मिनट तक ये कार पार्किंग में ही खड़ी रही। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली में जब कार दाखिल हुई थी तब उसमें विस्फोटक सेट नहीं किया गया था, विस्फोटक दिल्ली में ही भरा गया। ये बात क्यों कही जा रही है वो समझ लीजिए। ये दिल्ली में टोल प्लाजा क्रॉस करते वक्त I-20 कार की तस्वीर है। इस कार को आतंकी डॉक्टर उमर ड्राइव कर रहा है। टोल प्लाजा पर इस गाड़ी का बोनट बिल्कुल ठीक है। इस गाड़ी की ये दूसरी तस्वीर सुनहरी मस्जिद पार्किंग की है। गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर आतंकी उमर ही बैठा है, लेकिन कार का बोनट काफी उठा हुआ दिख रहा है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि दिल्ली में एंटर होने के बाद ही गाड़ी के इंजन वाले एरिया में अमोनियम नाइट्रेट फिट किया गया था। सवाल यह है कि क्या फरीदाबाद के अलावा दिल्ली में भी आतंकियों का बारूदी अड्डा मौजूद था, या कार में रखकर ही ये बारूद दिल्ली लाया गया और यहाँ लाकर फिट किया गया। जिस कार में अमोनियम नाइट्रेट फिट किया गया वो कार 6:22 पर सुनहरी मस्जिद पार्किंग से बाहर निकली। धीरे धीरे रेंगती हुई कार लाल किले के पास पहुंची। शाम 6:52 पर लाल किला के पास अचानक धमाका हो गया, चीख पुकार मच गई। तो आपने देखा कि किस तरह से 10 तारीख को इस घटना को अंजाम दिया गया था, किस तरह से डॉक्टर उमर ने I-20 कार को सुनहरी मस्जिद से लाकर ठीक मेरे पीछे जो आपको ये जगह दिख रही है, देखिए ये नेताजी सुभाष मार्ग है और जहां पर ये अभी पर्दे लगे हुए हैं, ये आपको ट्रैफिक रेड लाइट नजर आ रही है, इसी जगह पर धमाका हुआ था। और जो धमाका हुआ था उस धमाके के पीछे बताया जा सकता प्लान नहीं किया गया था, ये प्लान किया हुआ नहीं था, पैनिक में किया हुआ धमाका था। क्योंकि अगर यहाँ पर इस जगह पर जहां पर आप देख रहे हैं अभी ये पर्दा लगा हुआ है, अगर यहाँ पर प्लान के तहत धमाका किया होता तो शायद कैजुअलिटी को अगर देखा जाए तो उस हिसाब से नहीं है। क्योंकि अगर उनका मकसद था कि बड़े एरिया में धमाका करना था, ज्यादा कैजुअलिटी करनी थी, तो ये जगह उसके लिए मुफीद नहीं थी। लेकिन जब गाड़ी स्लो थी, चल रही थी, तो चलते हुए गाड़ी के अंदर धमाका हो जाता। इसलिए बताया जा रहा है कि जो पैनिक में ही ये धमाका हुआ, प्लान नहीं था, ना ही ये पूरी तरह से जो आईडी है, जो इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजन डिवाइस था, या फिर कह सकते हैं कि सुइसाइड कार्बन जो ये बॉम्ब था, इसके अंदर पूरी तरीके से इसे तैयार नहीं किया गया था, जिसकी वजह से जो इसका इंपैक्ट था वो उतना ज्यादा नहीं था जितना कि आतंकवादी गतिविधियों में, बम धमाकों में देखने को मिलता है। लेकिन जो ये जगह आप देख रहे हैं, इस जगह पे धमाका हो जाता है और महज चंद मिनट के अंदर ही पैनिक में बताया जा रहा है कि जब निकलता है डॉक्टर उमर पार्किंग से सुनहरी मस्जिद के, और उसके बाद फिर इस जगह पर आकर ठीक लाल किले के सामने यहां पर उसके कार में धमाका हो जाता है। लेकिन इस बीच एक और तस्वीर आई है, जिस तस्वीर में आप देख पाएंगे ठीक धमाके के बाद क्या हालात थे। धमाके के बाद जो गाड़ियां आसपास मौजूद थी उनमें आग लग गई थी, चीख पुकार मच गई थी। पास के ही जो पुलिस चौकी है वहां से जो पुलिस के जवान थे वो निकल कर आए, उन्होंने लोगों की मदद करना शुरू की। जो स्थानीय लोग मौजूद थे उन्होंने मदद करना शुरू की और जो घायल थे उनको हटाया गया और घायलों को फिर अस्पताल ले जाया गया। और आसपास आप देखिए जो गाड़ी है, उन गाड़ियों के पड़खच्चे उड़े हुए हैं। जिस गाड़ी में धमाका हुआ था बड़ी मुश्किल से उसको कोई आइडेंटिफाई कर सकता है। उसके ठीक साथ में एक और वैगनार गाड़ी नजर आएगी, उसको भी काफी नुकसान हुआ था। उसके पीछे का जो पूरा बोनेट है गायब है और सीएनजी सिलेंडर आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। ठीक उसके पीछे एक और गाड़ी है जो डैमेज हुआ है, उसके अंदर भी लोग मौजूद थे। और उसके पास में आपको जो ऑटो या फिर ई रिक्शा नजर आ रही होंगी, वो देखिए पूरी तरह से वो
तबाह हो चुकी है और ठीक उसके पीछे एक डीटीसी बस भी आपको नजर आएगी। और ये गनीमत रही कि जो डीटीसी बस है काफी पीछे थी। अगर डीटीसी बस बहुत करीब होती तो आप समझिए कि उसके अंदर सवारियों की तादाद ज्यादा होती है तो और कितना बड़ा नुकसान हो सकता था, और ज्यादा कैजुअलिटी हो सकती थी। इस बीच आपको बता दें एक और बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली एनसीआर के अंदर और दिल्ली पुलिस की ओर से लगातार अब चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि अगर दिल्ली में भी फरीदाबाद मॉड्यूल के तार हैं या उनके भी अगर कोई कड़ियां मौजूद हैं उनको बाहर निकाला जाए। इसलिए ताबड़तोड़ रेड की जा रही है, अलग अलग जगह पे छापेमारी की जा रही है, तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और जो भी गाड़ियां दिल्ली के अंदर इस वक्त दाखिल हो रही हैं उनके ऊपर खास नजर रखी जा रही है। जो गाड़ियां बाहर जा रही उनके ऊपर भी नजर रखी जा रही है। तो कुल मिलाकर इस वक्त दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है और खास तौर पे ये अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत दिल्ली एनसीआर में चेकिंग को बढ़ा दिया गया है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई है और वो है फरीदाबाद मॉड्यूल के जरिए डॉक्टर शाहीन शहीद, जिनके बारे में जानकारी मिली थी, जो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। कई बड़े खुलासे किए हैं। अब डॉक्टर शाहीन शहीद हैं लखनऊ की और उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। उनका जो भाई है परवेज, डॉक्टर परवेज, वो भी इस मॉड्यूल का हिस्सा था। तो धीरे धीरे देखिए ये पूरा का पूरा जो एक स्लीपर सेल का डॉक्टर मॉड्यूल है और बड़ा होता जा रहा है। इसके अंदर और कई लोगों के नाम आते जा रहे हैं। पुलिस ने डॉक्टर शाहीन शहीद के भाई डॉक्टर परवेज को हिरासत में ले लिया है। यूपी एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस कल लखनऊ में मौजूद थी और उसे हिरासत में ले लिया गया है। इससे पहले परवेज से घर पर करीब 5 घंटे तक पूछताछ हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया और पुलिस ने आखिरकार उसे डिटेन किया है। अब तक यूपी एटीएस समेत कई एजेंसीज की ओर से डॉक्टर परवेज को इंटरोगेट किया गया है, उनसे पूछताछ की गई है। और साथ ही खबर आ रही है कि परवेज अंसारी ने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से कुछ दिन पहले रिजाइन कर दिया था, जिसकी भी जांच अभी की जा रही है। तो डॉक्टर शाहीन शाहीद जो इस फरीदाबाद मॉड्यूल का हिस्सा है और साथ ही बताया जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद के विमेन विंग की हेड है, मुखिया है, जो महिलाओं को रिक्रूट कर रही थी जैश ए मोहम्मद में, उसका जो भाई है डॉक्टर परवेज, वो भी अब पुलिस की हिरासत में आ चुका है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें कि कल से जो लगातार जांच चल रही थी उसमें एफएसएल की जो टीम है आज रिपोर्ट सौंप सकती है, क्योंकि उसके पास कई सारे ऐसे सबूत लगे हैं जिसके जरिए इस ब्लास्ट की गुत्थी को सुलझाया जा सकता है। उम्मीद की जा रही है कि आज शाम को इस मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाएगी और ये दूसरी और फॉरेंसिक टीम दिल्ली में ब्लास्ट साइट को लेकर लगातार जो छानबीन कर रही थी, वहां 2 जिंदा कारतूस मिले हैं। इसके अलावा ब्लास्ट वाली जगह से फॉरेंसिक टीम ने 2 तरह के एक्सप्लोजिव्स के निशान पाए हैं, यानी कि 2 तरह के एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें एक अमोनियम नाइट्रेट बताया जा रहा है और दूसरे केमिकल के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जो रिपोर्ट आएगी तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार ये दूसरा जो केमिकल इस्तेमाल किया गया था इस ब्लास्ट को अंजाम देने के लिए वो क्या है। जिंदा कारतूस, कार का स्टीयरिंग, बोनट के पार्ट्स, स्टीयरिंग का एक और पार्ट, फायर, ये वो तमाम सबूत हैं जिन्हें इकट्ठा कर दिल्ली को दहलाने वालों तक पहुंचने की साजिश हो रही है। एफएसएल की टीम को लेकर तमाम जांच एजेंसियां एक एक सबूत जुटाने में लगी हैं। अब तक ब्लास्ट स्पॉट से फॉरेंसिक टीम ने 42 सबूत इकट्ठा किए हैं, जिनमें i20 कार के टायर, चेसिस, सीएनजी सिलेंडर, स्टीयरिंग, बोनट के पार्ट्स और 2 जिंदा कारतूस शामिल हैं। इसके अलावा टीम ने 2 तरह के एक्सप्लोसिव सैंपल जुटाए हैं, जिनमें से एक सैंपल अमोनियम नाइट्रेट है तो वही दूसरा सैंपल उससे भी ज्यादा घातक विस्फोटक है। हालांकि फॉरेंसिक ने इन सभी सबूतों के स्वैब लिए हैं, जिससे पता लगाया जाए कि ब्लास्ट में किस तरह के एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया था। मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 है, वहां से तमाम एग्जिबिट्स जो है वो फॉरेंसिक साइंस लैब के एक्सपर्ट्स की टीम ने जो है कलेक्ट किए थे, जिसके बाद वो दिल्ली पुलिस को हैंडओवर किए और अब दिल्ली पुलिस की तरफ से ऑफिशियली हैंडओवर हुआ है वो पूरा तमाम सैंपल्स। और इसमें 2 बात जानकर जो है बड़ी हैरानी हो रही है। एक तो ये कि 2 जिंदा कारतूस जो हैं वो धमाके वाली जगह से पुलिस को बरामद हुए, एफएसएल की टीम को बरामद हुए और इसके अलावा एफएसएल ने जो तमाम
तमाम एग्जिबिट्स कलेक्ट किए, जिसमें सबसे अहम बात यह है कि जो अमोनियम नाइट्रेट होने की संभावनाएं जताई जा रही थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं पुष्टि होती दिख रही है। पहली बात, जो दूसरे विस्फोटक का सैंपल पुलिस ने जो एफएसएल की टीम ने जब्त किया, वो अमोनियम नाइट्रेट से भी ज्यादा खतरनाक और घातक है। इस बात की जो है पुष्टि हमारे सोर्सेज ने की है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, एनआईए और एफएसएल दिन रात जांच में जुटी है। जांच एजेंसियों ने घटना स्थल से मिले हर नमूने का स्वैब सैंपल फॉरेंसिक लैब भेजा है, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट से ही ये साफ हो सकेगा कि धमाके में किस लेवल के विस्फोटक की सामग्री का इस्तेमाल हुआ था और क्या इसे रिमोट कंट्रोल या टाइमर के जरिए ट्रिगर किया गया। आज से एफएसएल की टीम इकट्ठा किए गए सबूतों की जांच शुरू कर देगी और उम्मीद है कि आज शाम तक ही ये पता लग जाएगा कि जो विस्फोटक इस्तेमाल किए गए वो कौन से थे, किस तरह के थे और अगर इनकी मात्रा ज्यादा होती तो ये कितना और नुकसान पहुंचा सकते थे। तो अब सबसे बड़ा यहाँ पर मुद्दा ये निकलकर सामने आया है कि जो एक्सप्लोजन हुआ था, जो विस्फोट हुआ था, मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं जिस जगह पे धमाका हुआ था, आखिरकार उस ब्लास्ट में क्या इस्तेमाल किया गया था। अमोनियम नाइट्रेट एक ऐसा केमिकल है जिसका लगातार जिक्र किया जा रहा है कि हो सकता है कि उसके जरिए धमाका किया गया हो, क्योंकि जिस तरह का यह धमाका था उस धमाके में शॉक वेव्स ने काम किया था। इसलिए इस पूरे इलाके की आप देख सकते हैं, इस इलाके में जो मौजूद है 200 मीटर के दायरे में, 250 मीटर के दायरे में कई जगहों पर जो शीशे थे टूट गए थे, काफी दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी थी। दूसरी बड़ी बात है कि दूसरा जो केमिकल इसमें इस्तेमाल किया गया था, आखिरकार वो क्या हो सकता है। अमोनियम नाइट्रेट ऑयल फ्यूल एक मिलता है, वो इसको ट्रिगर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस धमाके को या फिर इस केमिकल को, जिसमें कि आग लगती है उसके बाद ब्लास्ट होता है। दूसरा ये माना जा रहा है कि इसमें आरडीएक्स तो शायद नहीं रहा होगा, लेकिन एक और बहुत ही घातक केमिकल है जिसको पीईटीएन कहा जाता है या फिर स्टेमेक्स कहा जाता है। ये इनमें से कोई एक हो सकता है, क्योंकि इस तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल विदेशों में कई बार हमलों के लिए किए जाने की खबर आ चुकी है। फिलहाल जांच एजेंसियां जो 2 केमिकल के यहां पर ट्रेसेस मिले, यानी कि जो सुराग मिले हैं, उसको लेकर फिलहाल जांच कर रही है।